नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं वापस से लेकर आया हूँ ईवीएस की क्लास। ठीक है, आपकी सीटेट की डेली क्लास हो रही है जिसमें मैंने आपको एसएसटी करवा दिया था। आज हम करेंगे सीटेट की जो क्लास है जिसमें हम करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9753749986 पर हमसे मैसेज करके जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, ईवीएस के 1000 क्वेश्चन, संस्कृत के 1500 क्वेश्चन, बाल विकास के 1300 क्वेश्चन और सीटेट के ओल्ड पेपर, ये सारा जो आपको मिल रहा है 199 में। अगर आपको परचेज करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये सीटेट का पेपर चल रहा है 6 फरवरी 2023 का, जिसमें मैंने आपको बाल विकास के क्वेश्चन करवा दिए थे 30। कल शाम को 15 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी के करवा दिए थे। आज हम करेंगे ईवीएस के, ठीक है, पर्यावरण के। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वह युग्म चुनना है जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। बताइए पहला क्वेश्चन। तो मणिपुर और जम्मू कश्मीर। मणिपुर और जम्मू कश्मीर हमारे देश के क्रमशः एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए तो कौन सा है ऑप्शन आपका? मणिपुर और जम्मू कश्मीर। मणिपुर और जम्मू कश्मीर। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के 3 समुद्र तटीय राज्य, भारत के 3 समुद्र तटीय राज्य कौन से हैं? तो भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें पूर्व में क्या है? पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत में 9 समुद्री तट राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आपको एक बोनस अंक मिला है। तो भारत के 3 समुद्र तटीय राज्य जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पूर्व में पहले बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आपका अरब सागर और दक्षिण में आपका हिंद महासागर। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आपको 1 नंबर मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरे नंबर का। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका नाम भारत पड़ा क्योंकि ये मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है भोपाल। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए वाला आ जाएगा। 5 राज्य कौन कौन से? एक तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाता, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगर यहाँ पर 5 आते तो 5 सही है, और अगर यहाँ पर 3 आए तो 3 ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 बजे चली और 1 दिसंबर 2020 को 13:00 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर दूरी तय की तो ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी? तो चाल दूरी बटा समय कितना होगा? दूरी बटा समय। तो यहाँ से यहाँ तक 20:30 से 81 घंटे, 81 × 2 52.32। ऑप्शन आपका ए वाला नहीं, बी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आपने अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर सुरंग लंबा मार्ग करते हैं और अंत में ठीक पूर्व में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष घर कितनी दूर है? 80 मीटर ठीक दक्षिण में। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर बता देता हूँ। आपका घर एक्स और वाई विद्यालय पे से एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राज में था 200 मीटर ठीक पश्चिम में। 200 मीटर कहाँ पर जाते हैं? ये यहाँ पर जाते हैं 200 मीटर आप जाते हैं पश्चिम में, फिर ठीक उत्तर में जाते हैं आप 80 मीटर, ये आपका आ गया उत्तर। ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ 200 मीटर पश्चिम, ये 80 मीटर आप जाते हैं उत्तर, फिर आप यहाँ से क्या जाते हैं ऐसे सुरंग मार्ग और अंत में ठीक पूर्व, ये पूर्व जाते हैं आप कहाँ पर जाते हैं 200 मीटर। तो आप
यहाँ से यहाँ ये दूरी कितनी है, तो ये है आपकी कितनी 80, कितनी है 80, ठीक है। 200 इधर गए, 80 इधर गए, 200 इधर गए, तो ये जो बीच का बचा ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नीचे दिए गए राज्य के पहाड़ों के जंगल में लोग झूम की खेती के तरीकों को अपनाते, झारखंड, मिजोरम, असम या छत्तीसगढ़। बी मिजोरम, कौन सा, मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह जोड़ा जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुने अधिक दूर से स्पष्ट देख सकता है, कौन सा आएगा, चील और बाज। कौन सा आ जाएगा आपका, चील और बाज आ जाएगा। ऑप्शन आपका 4th नंबर का आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला लिखा हुआ है 8वें नंबर का, मच्छर द्वारा फैलने वाले 2 रोग, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले 2 रोग कौन से। बिल्कुल सही जवाब है, मच्छर के द्वारा फैलने वाले जो रोग हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके डेंगू और चिकनगुनिया। कौन से हो जाएंगे, डेंगू और चिकनगुनिया। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने के नीचे दिए गए यदि एक मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। दिल्ली, सी 38 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, पहाड़ी क्षेत्र की किसी भी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, ठीक है, और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह कौन से राज्य होना चाहिए, बताइए। वाह, बिल्कुल आपका सही, पहाड़ी क्षेत्र वाला, बिल्कुल ये जो होना चाहिए आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी क्षेत्र के अधिकांश घरों के बारे में लड़की द्वारा दिया गया यह सत्य होगा। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जहाँ ठंड अधिक हो जाती है तहाँ धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती है। अतः यह राज्य हिमाचल प्रदेश है। हाँ, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम आपको बता देते हैं कि सीमा सड़क संगठन BRO, किसने, BRO, सीमा सड़क संगठन, अटल सुरंग को हाल ही में, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, जिसे हम कहते हैं अटल सुरंग, को हाल ही में सबसे ज़्यादा बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया हिमाचल प्रदेश को। चलिए अगला क्वेश्चन, डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिसमें लोग रहना पसंद करते हैं कि वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील किस शहर में स्थित है और उस शहर का नाम कहाँ है। तो डल झील श्रीनगर शहर में स्थित है ना, जो हमारे देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग पर्यटन रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, डल झील आ जाएगा आपका श्रीनगर। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। मच्छर वाला क्वेश्चन वेरी गुड। मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, वो आ जाएगा पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी। ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आपका आ जाएगा डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये लीजिए, नीचे दी गए पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकलती सीसी, आँख और नाक से निकलते पानी, याद दिला दो नानी, सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, ये कौन है, हल्दी लौंग इलायची लाल मिर्च। तो ये है आपका लाल मिर्च। सूसू करते हो ना, चरकी लगती है तो। ऑप्शन आपका आँख में आंसू, आँख और नाक से निकले पानी। चलिए मिर्ची। अगला, राजस्थान के रेगिस्तान के इलाकों में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए। इन वृक्षों को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी होते हैं। इनकी छाल में दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इस वृक्ष की लकड़ी की शिकड़ी कीड़ा लग जाता है या यह छायादार वृक्ष नहीं है या इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में आपको बताना है, तो सही कथन जो है ऑप्शन आपका डी, ए बी और ई। ये क्या है, इस वृक्ष को उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही है।
इससे लकड़ी शीघ्र कीड़ा नहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ई वाला, ये छायादार वृक्ष नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत। जानवर से वृक्ष पत्तियों को खाना पड़ता, ए बी और ई, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। अगला, चलिए ये क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्र मछली खाना पसंद करेंगे। वो कौन सा राज्य है? झारखंड है क्या? झारखंड है क्या? गोवा, 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 ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आ चुके हैं। पर्यावरण अध्ययन ज़्यादातर प्रभावशाली होगा, पर्यावरण अध्ययन ज़्यादातर प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करना चाहती। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? बिल्कुल सही, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में से कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकों का उपयोग होता है? अवलोकन, किसका? अवलोकन, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक साधन का नहीं है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, व्याख्यान, अभिलेखन, पोर्टफोलियो या क्रम निर्धारण। कौन सा पर्यावरण अध्ययन? बिल्कुल ए वाला, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल क्या है? ग्लोब का मापना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग, अर्थपूर्ण कौशल या स्थान दूरी। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है क्योंकि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? कौन सा कौशल? अवलोकन, अवलोकन का ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, अवलोकन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन ये रहा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आपका पर्यावरण अध्ययन के बारे में। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण से प्रक्रिया डी वाला आ जाए, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान करना। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए? ईवीएस का जो होना चाहिए वास्तविक, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। वाह यार, बिल्कुल आपका सही है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में क्रियाकलाप 24, पहले योजना बनाएंगे, फिर क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, फिर प्रक्रम पर विचार करेंगे और फिर उसे दोहराएंगे। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा CABD, CABD। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 25 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, EVS एक पाठ्य चर्चा का आधार वाक्य है। रचनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक या व्यवहारवाद। EVS पाठ्य चर्चा का आधार वाक्य है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? EVS के शिक्षण अधिगम में प्रायोजना प्रक्रम लाभकारी है क्यों? EVS के
शिक्षण अधिगम में प्रायोजना प्रक्रम लाभकारी है, क्यों? क्योंकि यह जो होता है यह कार्य अनुभव और अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? समस्या समाधान में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। समस्या समाधान में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। एवं समस्याओं को परिभाषित करना, समस्याओं का विश्लेषण करना, क्रियाओं के लिए संभावित योजना पर चर्चा करना और परिणाम का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए वाला। पहले आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी और फिर आखिरी में आएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम में सामुदायिक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? बताइए। संसाधनों का सही क्रम, ईवीएस, बिल्कुल बी वाला आ जाएगा। कौन सा? बी। पहले बढ़ई, फिर दुकानदार, फिर शिक्षक, फिर माता पिता। ईवीएस में अधिगम के सामुदायिक उदाहरण। अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? अभिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? अधिनियम, अधिविन्यास, वेरी गुड। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का, अधिविन्यास जो है स्वयं के विचारों का निर्णय और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करेगा। और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताना। आपके डेली ओल्ड पेपर भी चल रहे हैं, चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं, एसएसटी की क्लास भी चल रही है। जिनको नहीं मिलती है वो जरूर बताएं, ठीक है। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपके कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं तथा आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे, तो ऐसे विद्यार्थियों को उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्चा का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं और जिनको नोट्स लेना है वो भी ले सकते हैं। और जो भी समस्या हो आप ज़रूर पूछ लेना। आपके चैप्टर वाइज भी क्लास चल रहे हैं, ओल्ड पेपर भी चल रहे हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।